मुगल बादशाह जहांगीर का शासनकाल मतलब 1605 से 1627 ईस्वी। हाँ। जरा सोचिए कि ऐसा दौर जब कला, संगीत ये सब दरबार की महफिलों की रौनक थे। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही समृद्ध दौर था वो कला के लिहाज से। तो आज का डीप डाइव हमें उसी दौर की एक खास झलक दिखाने वाला है, एक ऐतिहासिक दस्तावेज के जरिए। जी ये दस्तावेज है पंडित सोमनाथ का लिखा ग्रंथ राग विबोध। हाँ, राग विबोध बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। और हमारा मिशन है आज इसकी अहमियत को समझना, ये जानना कि भाई ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए, खासकर उत्तर भारतीय संगीत के लिए इतना जरूरी क्यों है, वो भी तब जब ये लिखा गया था दक्षिण भारत में। सही सवाल है। जहांगीर के दरबार की बात करें तो संगीत तो वहाँ गूंजता ही था। स्रोत बताते हैं कि बिलास खां थे, छत्तर खां, खुर्रम दाद, मक्खू, परवेज दाद। हमजान भी क्या नाम है। हाँ, ये सब नामी गायक थे। मतलब संगीत की एक मजबूत परंपरा पनप रही थी। और ठीक उसी समय आप कह रही हैं दक्षिण भारत में। कहाँ पर? राजमुंद्री नाम की जगह पर। वहाँ पंडित सोमनाथ ये अद्भुत काम कर रहे थे, राग विबोध लिख रहे थे। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि स्रोत में इसकी रचना की तारीख भी दी है। हाँ, क्या? शाके 1531 आश्विन शुक्ला तृतीया, यानी कि 1610 ईस्वी। 1610, एकदम सटीक तारीख। ये तो ग्रंथ के ऐतिहासिक वजन को और बढ़ा देता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये सटीकता इसे खास बनाती है। और सोमनाथ ने इसमें सिर्फ रागों की बात नहीं की है। अच्छा, और क्या है? उन्होंने उस वक्त इस्तेमाल होने वाली कई तरह की वीणाओं का भी जिक्र किया है। ओह, तो वाद्य यंत्रों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जी, लेकिन जो चीज इसे संगीत के नजरिए से मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है वो है रागों का वर्गीकरण। अच्छा। और स्वरों की व्यवस्था पर उनका काम। हाँ हाँ, मैंने भी पढ़ा है वो जन्य जनक पद्धति। ये क्या है, थोड़ा समझाएंगी? सुनने में दिलचस्प है। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवस्थित, एक तरह से वैज्ञानिक तरीका था रागों को समझने का। जन्य मतलब जैसे संतान, और जनक मतलब माता पिता। अच्छा, तो सोमनाथ ने कुछ मूल रागों यानी जनक रागों की पहचान की और फिर बताया कि कैसे दूसरे राग यानी जन्य राग उनसे ही पैदा होते हैं या निकलते हैं। अरे वाह, जैसे रागों का एक फैमिली ट्री बना दिया हो। बिल्कुल, एक तरह से वही। इससे उनकी आपसी रिश्तेदारी, उनका संबंध समझ आता है। कमाल है। और स्वरों के बारे में उसमें भी कुछ खास था। श्रुति में वो 22 श्रुतियों का जिक्र है, फिर शुद्ध और विकृत स्वर। हाँ, ये बहुत अहम बात है। देखिए, सोमनाथ ने बताया कि कैसे 22 श्रुतियों मतलब स्वरों के बीच की बहुत ही सूक्ष्म आवाज की दूरियां, हाँ माइक्रोटोन्स, जी, उन पर 7 शुद्ध स्वर स्थापित होते हैं। ये तो है ही, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने उस समय इस्तेमाल होने वाले 15 विकृत स्वरों का वर्णन किया है। 15? हाँ 15 विकृत स्वर। हाँ। ये तो आज के जो मानक हैं 7 शुद्ध और 5 विकृत, उनसे कहीं ज्यादा हैं। इसका क्या मतलब समझे? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये उस दौर के संगीत की बारीकियों की तरफ इशारा करता है। हो सकता है उस समय ज्यादा माइक्रोटोनल अंदाज रहा हो या गमक का प्रयोग ज्यादा होता हो, जिसमें स्वरों के बहुत सूक्ष्म अंतर मायने रखते थे। शायद सोमनाथ ने उन्हीं को वर्गीकृत करने की कोशिश की। ये उस समय की विकसित सोच का भी प्रमाण है। बिल्कुल। और इसके अलावा उन्होंने 75 जन्य रागों को 23 मेलों, यानी आप कह सकते हैं मूल स्केल या थाट, उनके तहत बांटा। अच्छा, 75 राग 23 मेलों में। जी, ये रागों के इतने बड़े संसार को समझने का एक और फ्रेमवर्क था। तो फिर से वही सवाल, ये ग्रंथ दक्षिण में लिखा गया पर उत्तर भारतीय संगीत के लिए इतना अहम क्यों हो गया? क्या विचार उस समय पूरे भारत में मतलब ट्रैवल कर रहे थे? अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये उस दौर में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जो सांस्कृतिक और बौद्धिक लेन देन था उसका संकेत देता है। हाँ। हो सकता है सोमनाथ के काम ने उत्तर के संगीतकारों को प्रभावित किया हो, या ये भी मुमकिन है कि उनके ग्रंथ में दोनों क्षेत्रों की जो साझी संगीत विरासत थी उसके तत्व मौजूद हों। अच्छा। ये ग्रंथ एक पुल जैसा है, हमें उस समय के आप कह सकते हैं अखिल भारतीय संगीत परिदृश्य की एक झलक देता है। कितना सीधा असर था ये तो और शोध का विषय है, पर इसका महत्व तो है ही। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि कैसे एक दक्षिण के विद्वान का काम उत्तर भारत की संगीत परंपरा को समझने की चाबी बन गया। जी। और ये भी कि स्रोत कहता है आज भी कई राग वैसे ही हैं जैसे सोमनाथ ने बताए थे,
1610 में। बिल्कुल, ये कमाल की निरंतरता है। हाँ। ये दिखाता है कि हमारी शास्त्रीय संगीत की परंपरा कितनी मजबूत और कितनी निरंतर रही है। सोमनाथ का काम सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये उस जीती जागती परंपरा का एक अहम पड़ाव है जिसने सदियों का सफर तय करके आज का रूप लिया है। तो इस सब का मतलब क्या निकाले हम? निचोड़ क्या है? मतलब ये कि जहांगीर के दौर में संगीत सिर्फ दरबार की शान नहीं था, हाँ, बल्कि पंडित सोमनाथ जैसे विद्वान उसे बहुत वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से समझ रहे थे, समझा रहे थे। सही बात है। तो राग विबोध जो 1610 में लिखा गया, अपने जन्य जनक और मेल वर्गीकरण के साथ, और वो 15 विकृत स्वरों जैसी बारीक जानकारी के साथ, जी, भारतीय संगीत के इतिहास को, खासकर उत्तर और दक्षिण के बीच के संवाद को समझने के लिए एक बेहद जरूरी स्रोत है। एकदम सही कहा। ये हमें दिखाता है कि ज्ञान और कला की कोई सरहद नहीं होती और कैसे अलग अलग क्षेत्रों के विद्वानों के बीच बातचीत हमारी साझी विरासत को और अमीर बनाती है। बिल्कुल। चलिए आज के श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जी, ये सोचना कितना दिलचस्प है कि 1610 में सोमनाथ ने जो 15 विकृत स्वर बताए थे, वो आज के मानक 5 विकृत स्वरों की तुलना में संगीत के विकास के बारे में क्या कहते हैं? क्या उस वक्त अभिव्यक्ति की संभावनाएं ज्यादा थीं या संगीत बस एक अलग दिशा में विकसित हुआ है? इस पर सोचिएगा जरूर।